जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आप सबका स्वागत करता हूं पार्ट 4 में और CSE 2023 का डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 51 से हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जननी सुरक्षा योजना से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ओके, 4 यहाँ पे स्टेटमेंट्स है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, फर्स्ट फोर्थ से पढ़ते हैं हम लोग। द ऑब्जेक्टिव इंक्लूड प्रोवाइडिंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी टू सीक इन्फेंट्स अप टू 1 ईयर ऑफ एज। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्टिव है और हमने ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड चीज़ें देखी थी कि गवर्नमेंट स्कीम में ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड देखिए, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस मैटरनल एंड नियोनेटल मॉर्टेलिटी अमॉन्ग पुअर प्रेग्नेंट वुमन। थर्ड देखिए, इट एम्स टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमॉन्ग पुअर प्रेग्नेंट वुमन। देखिए वर्ड्स कैसे रिपीट हो रहे हैं, पुअर प्रेग्नेंट वुमन, पुअर प्रेग्नेंट वुमन। एंड फर्स्ट देखिए, इट इज़ द सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट। यहाँ पे आ गया दोस्तों हमारा स्वैप वाला रूल, और ये जो है स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं है, ये सेंटर के अंदर आता है, अंडर NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इसके अंदर में ये आता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे हो गया गलत, सेकंड हमारा हो गया सही, थर्ड हमारा है सही, फोर्थ यहाँ पे गलत है दोस्तों, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंदर आती है। ये मैंने जितना यहाँ पे रिवर्स इंजीनियरिंग में सर्च किया, ये जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, इसके अंदर ये फीचर है, ना कि जननी सुरक्षा योजना के अंदर। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया हमारा, ओनली 2। टफ क्वेश्चन में कहूँगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो अगला हमारा क्वेश्चन है पर्टिकुलरली, ये भी एक हेल्थ इंटरवेंशन से रिलेटेड है। अनेमिया मुक्त भारत स्ट्रैटेजी, अनेमिया मुक्त भारत स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये देखिए दोस्तों 2018 में लॉन्च करा गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। यहाँ पे फोर्थ से पढ़ते हैं। इट एड्रेस द नॉन न्यूट्रिशनल कॉज ऑफ एनीमिया इन एंडेमिक पॉकेट्स विथ स्पेशल फोकस ऑन मलेरिया, हीमोग्लोबिनोपैथीज एंड फ्लोरोसिस। ठीक है, इट प्रोवाइडेड फॉर द पीरियोडिक डीवर्मिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स। इट रन अ कैंपेन डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। एंड फर्स्ट देखिए, इट प्रोवाइड प्रोफैलेक्टिक कैल्शियम सप्लीमेंटेशन फॉर द प्री स्कूल चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स एंड प्रेग्नेंट वुमन। टफ क्वेश्चन है, पढ़ के ऐसा लगा होगा कि भाई हम MBBS का ही कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मानता हूँ क्वेश्चन टफ है, तो इसके बारे में हम बस अभी सीख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो हमारे वैल्यू एडिशन यहाँ पे हो सकते हैं, प्रोफैलेक्टिक कैल्शियम सप्लीमेंटेशन नहीं दिया जाता, यहाँ पे आयरन एंड फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट यहाँ पे दिया जाता है, आयरन एंड फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट यहाँ पे दिया जाता है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा हो गया गलत, और ये बाकी देखिए तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। बस इन्हें पढ़ लीजिए, ज़्यादा इसमें घुसिए मत, क्योंकि आगे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी मुझे तो थोड़ी कम लग रही है, बट जो और न्यूज़ में है चीज़ें वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर आ जाएगा ओनली 3। और यहाँ पे और क्या क्वेश्चन बन सकता है, एक ऐसा बन सकता है 6x6 मैट्रिक्स इज इन न्यूज़ रिलेटेड टू व्हाट। तो क्या है ये, तो यहाँ पे देखिए 6 बेनिफिशियरीज, 6 इंटरवेंशन एंड 6 इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म टू टैकल व्हाट, टू टैकल एनीमिया। तो ये 6x6 मैट्रिक, ये एनीमिया से रिलेटेड एक इनिशिएटिव है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। आई होप ये आपने नोट डाउन यहाँ पे कर लिया होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन मैं कहूँगा इसे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। कार्बन फाइबर्स आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट यूज इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कार्बन फाइबर का एप्लीकेशन कह रहा है। सेकंड क्या कह रहा है, कार्बन फाइबर वंस यूज कैन नॉट बी रिसाइकल, कार्बन फाइबर वंस यूज कैन नॉट बी रिसाइकल। देखिए एक रेस्ट्रिक्टिव स्टेटमेंट बना रहा है ये। और यहीं पे देखिए CSE 2020 में एक क्वेश्चन भी आया था जहाँ पे कार्बन नैनो ट्यूब्स की बात करी थी, और उसका ऑप्शन था जहाँ पे बोला था कि दे आर बायोडिग्रेडेबल। अब देखिए अगर कोई चीज़ बायोडिग्रेडेबल है, इसका मतलब वो रीयूज तो हो सकती है। और देखिए हर एक चीज़, ठीक है, हर एक चीज़ यहाँ पे रीयूज़ हो सकती है अगर हम उसे करना चाहें तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, एक रेस्ट्रिक्टिव स्टेटमेंट है। और बहुत सारे एस्पिरेंट ने इसी लॉजिक से रियल एग्जाम में भी क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, और हमने मास्टर वीडियो सेशन में भी ये चीज़ें कवर कराई है। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या आएगा, फर्स्ट हमारा सही मानना है, इसमें हमें PhD करने की ज़रूरत नहीं कि ऑटोमोबाइल में किस पार्ट में कहाँ यूज़ हो रहा है, बट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 ओनली। कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, ये याद रखिए, कैन नॉट बी रिसाइकल्ड ये एक ट्रैप वर्ड है जो कि आगे भी बन सकता है।
उसके बाद देखिए ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन मैं कहूँगा, जैसे इंजीनियरिंग का एग्जाम हो ऐसे में लगेगा। एक द फंक्शन ऑफ एक्सलरोमीटर, ठीक है, हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्शन द फंक्शन ऑफ एक्सलरोमीटर इज रिक्वायर्ड। अब एक्सलरोमीटर नाम से पता चल रहा है एक्सलरेटर, जो गाड़ी चलाते हैं हम भूम भूम करके धूम करते हैं, जो कि गिनता है कि हम कितने स्पीड पे चल रहे हैं या फिर कितना स्पीड है हमारा। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन देखिए। फर्स्ट क्या कह रहा है, डिटेक्शन ऑफ टिल्ट ऑफ द स्मार्टफोन विच रिजल्ट इन रोटेशन ऑफ डिस्प्ले बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड। तो हम जो फ़ोन अल्टी पल्टी कर देते हैं, ठीक है, हॉरिजेंटल वर्टिकल मूवमेंट, तो ये पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड। डिटेक्शन ऑफ एक्सीडेंटल फ्री फॉल ऑफ अ लैपटॉप टुवर्ड्स ग्राउंड विच रिजल्ट इन इमीडिएट टर्निंग ऑफ द हार्ड ड्राइव। फर्स्ट देखिए, डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश कोलिजन विच रिजल्ट इन डिप्लॉयमेंट ऑफ एयर बैग ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा हमारा ऑल थ्री, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे तीनों सही है। बट अगर हम इसमें ओवर थिंकिंग करने लग जाते, मैं ये नहीं कहता कि आप ओवर थिंकिंग नहीं करोगे, बट लगेगा कि लैपटॉप की बात हो रही है, एक में कार की बात हो रही है, एक में यहाँ पे स्मार्टफोन की बात हो रही है, बट तीनों में यहाँ पे जो है पॉसिबिलिटी है एक्सेलरोमीटर रिक्वायर्ड होने की। अब एक्सेलरोमीटर क्या है, ये कन्वर्ट करता है जो मैकेनिकल फोर्स है, ठीक है, कन्वर्ट मैकेनिकल फोर्स बाय चेंज इन मोशन इनटू इलेक्ट्रिक करंट। जो मोशन है उसको इलेक्ट्रिक करंट में चेंज कर दिया जाता है एक्सेलरोमीटर के द्वारा। तो यहाँ पे आंसर क्या है हमारा, ऑल थ्री इज करेक्ट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, इसका सोर्स तो हम कहीं से डिटेक्ट कर ही नहीं सकते कहाँ से पूछा। अब ये बनाने वाले ने बना दिया क्वेश्चन और हमारे पेपर में दे दिया, ठीक है। हमारा काम है या तो उसे सॉल्व करके सही ले आओ, ठीक है, या तो अब अगले अटेम्प्ट के लिए इससे हमें सीखना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। विथ रेफरेंस टू द रोल ऑफ बायोफिल्टर इन रीसर्कुलेटिंग द एक्वाकल्चर सिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम। अब क्या है रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, ये क्या होता है सबसे पहले ये जान लीजिए, ठीक है। ये क्या होता है, तो ये देखिए इंडोर टैंक बेस सिस्टम है, ये इंडोर टैंक बेस सिस्टम है अंडर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, ठीक है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एंड हाई डेंसिटी फिश प्रोडक्शन की यहाँ पे बात है, हाई डेंसिटी फिश प्रोडक्शन की यहाँ पे बात है, किसमें, रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तीन स्टेटमेंट इसके बारे में दे रखे हैं। तीन स्टेटमेंट क्या है, थर्ड से पढ़ते हैं। बायोफिल्टर इंक्रीज द फॉस्फरस एज अ न्यूट्रिएंट फॉर फिश इन वाटर। बायोफिल्टर कन्वर्ट द अमोनिया प्रेजेंट इन फिश वेस्ट टू नाइट्रेट। अमोनिया को यहाँ पे नाइट्रेट में कर देता है, बोल रहे हैं। बायोफिल्टर प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनईटन फिश फीड, ठीक है, अनईटन फिश फीड को यहाँ पे जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। अब ये तीनों स्टेटमेंट आप देखिए, यहाँ पे अगर हम देखेंगे क्वेश्चन टफ कैटेगरी का है, इतना डिटेल में हम नहीं जा सकते कि कौन क्या होगा भाई इसमें। अब यहाँ पे देखिए ट्रैप क्या था दोस्तों, ये जो बायोफिल्टर्स है ना, ये रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम में बायोफिल्टर का रोल, ये इंक्रीज नहीं करता है दोस्तों, ये डिक्रीज करता है, ठीक है। इट डिक्रीजेज द फॉस्फरस एज अ न्यूट्रिएंट फॉर फिश इन द वाटर। तो ये बायोफिल्टर जो है फॉस्फरस को खा लेते हैं या फिर जो भी करते हैं, बट ये रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये गलत हो गया, बाकी ये दो स्टेटमेंट सही है। वेस्ट ट्रीटमेंट करते हैं वो, और अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। ओनली 2 हमारा आंसर है। टफ क्वेश्चन में इसे कहूँगा, ओके। नेक्स्ट देखिए 56 नंबर का क्वेश्चन। इसमें देखिए हम अप्लाई करेंगे हमारा जो प्राइम हमारी टेक्निक है, स्वैपिंग टेक्निक, ठीक है। अब देखिए तीनों है। अब मैंने एग्जाम में कैसे किया था, मुझे बस इन तीनों में से ये नेबुला थोड़ा पहचाना हुआ लग रहा था कि नेबुलर हाइपोथेसिस, जैसे हम ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ते हैं उसमें नेबुलर हाइपोथेसिस बाय लैप्लेस ये पढ़ते हैं। इसमें क्या बोलते हैं कि एक जायंट क्लाउड बना था, फिर वो फट गया था, फिर उससे अलग अलग रिंग्स बनी और फिर बाकी प्लैनेट्स बने थे। तो इतना मुझे पता था कि क्लाउड था बहुत बड़ा। और मैंने देखा कि नेबुला के आगे क्या लिखा है, स्टार्स विच ब्राइटन एंड डिम पीरियोडिकली। मैं कहा यार ये तो मैंने नहीं पढ़ा था। अब मैंने जो पढ़ा था वो मुझे यहाँ दिखा कि जायंट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस इन द स्पेस। मुझे पता चल गया कि अच्छा ये ऐसे यहाँ पे हेरा फेरी हुई है। अब देखिए अगर इसका यहाँ पे है तो ये तो गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, सिंपल रूल है। और जब ये दोनों गलत हो गए और यहाँ पे देखिए पल्सर्स क्या है, तो पल्सर इज अ न्यूट्रॉन स्टार दैट फॉर्म व्हेन मैसिव स्टार्स रन आउट ऑफ द फ्यूल एंड कोलैप्स। ये यहाँ पे सही है, तो आंसर क्या है यहाँ पे ओनली 1। तो देखिए स्वैपिंग रूल इस तरीके से अप्लाई होता है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन बन जाते हैं, ओनली 1 इज करेक्ट
या फिर नन इज़ करेक्ट, ठीक है। तो बट यहाँ पे स्वैपिंग हमारा अप्लाई हो गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम मैच द पेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम मैच द पेयर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं है जहाँ पे हमने नन अप्लाई किया था, बट स्वैपिंग वाले इसमें ये दोनों बदल जाते हैं और ये इसको लगा दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा? नन। डी इज़ योर आंसर हियर। बाकी देखिए ज़्यादा कोई पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है इनमें कि नेबुला क्या होता है, सेफेलिड क्या होता है, पल्सर क्या होता है। बस अभी ये इतना डिटेल इसका याद रख लीजिए और पल्सर का याद रख लीजिए, बस ज़्यादा इसके अंदर हमें नहीं जाना है। फिर देखिए इजी क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे आंसर जापान है हमारा, ओके। और इसके सिस्टम का नाम क्या है? क्वाजी जेनिथ, ठीक है, क्वाजी जेनिथ सिस्टम, ठीक है। अब बाकी देखिए, बाकी देश देखिए, जीपीएस जो है वो यूएसए का है, नेविगेशन सैटेलाइट जो कि ग्लोबल है। उसके बाद देखिए ग्लोनास, ग्लोनास ये रशिया का है, ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है। गैलीलियो देखिए ये ईयू का है, यूरोपियन यूनियन का। और बाइडू देखिए दोस्तों ये है हमारा चाइना का, ठीक है। और ये जो जापान का है सिस्टम हमारा, ये रीजनल है दोस्तों, मतलब सिर्फ जापान के लिए है। और इंडिया का जो सिस्टम है वो है हमारा IRNSS, या फिर इसको दूसरा नाम है नाविक, ठीक है, नेविगेशन फॉर इंडियन कॉन्स्टलेशन। ये दो रीजनल है, जापान वाला क्वाजी जेनिथ और हमारा नाविक, और ये जो है ये ग्लोबल है। ये नोट डाउन कर लीजिए, अगले पेपर में मैच द पेयर आ सकता है। फिर दोबारा देखिए हमारा ये क्वेश्चन, यहाँ पे भर भर के स्वैप अप्लाई हुआ है, ठीक है, स्वैपिंग टेक्निक अप्लाई हुई है। और मैंने भी इसी लॉजिक से ये क्वेश्चन सॉल्व किया था पेपर में, ठीक है। अब देखते समझते हैं। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, अग्नि 5, ठीक है, अग्नि 1 2 3 4 5 की बात हो रही है। अग्नि 5 इज द मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ऐसा बोल रहा है। वाइल ब्रह्मोस इज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, और ये सॉलिड फ्यूल की बात कर रहा है, ठीक है। जैसे मैंने ये क्वेश्चन देखा मुझे समझ आ गया, अग्नि 1 2 3 4 5 जाते जाते यहाँ पे 3 से 4 हज़ार की इसकी रेंज आ जाएगी। और 3 से 4 हज़ार की अगर रेंज है तो ये इंटरकॉन्टिनेंटल तो अग्नि जाएगी ना, ब्रह्मोस की तो 300 के करीब रेंज है, तो ये कैसे इंटरकॉन्टिनेंटल हो सकती है? और ये अग्नि और ब्रह्मोस क्या मैंने ऐसे यहाँ पे तुक्के में नहीं, यहाँ पे बहुत बार PYQs में इन पर्टिकुलर अग्नि एंड ब्रह्मोस के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अग्नि 5 जो है ये मोर देन 5 किलोमीटर इसकी रेंज है। ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अब यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं करना है, जहाँ पे अग्नि 5 लिखा है वहाँ पे ब्रह्मोस लिख दीजिए, और जहाँ पे ब्रह्मोस लिखा है वहाँ पे अग्नि 5 लिख दीजिए, स्टेटमेंट सही बन जाएगा। बट यहाँ पे उल्टा लिखा है तो ये गलत हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट, बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड थ्रू आउट देयर फ्लाइट, वाइल क्रूज मिसाइल्स आर रॉकेट पावर्ड ओनली इन द इनिशियल फेज ऑफ फ्लाइट, ठीक है। ये दोनों भी यहाँ पे स्वैप हो चुके हैं, ठीक है। अब ये बैलिस्टिक मिसाइल और जो हमारा क्रूज मिसाइल है इसका थोड़ा सा सिस्टम अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका सिस्टम अगर हम समझें तो मैं अभी आपके लिए यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों क्रूज मिसाइल है, और ये देखिए हमारा बैलिस्टिक मिसाइल है। क्रूज मिसाइल क्या करता है दोस्तों, ये विद इन अर्थ का एटमॉस्फेयर रहता है, विद इन अर्थ का एटमॉस्फेयर ये रहता है। और यहाँ पे जो है जेट इंजन की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जेट इंजन की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। और बैलिस्टिक में क्या होता है, ये आउटसाइड अर्थ एटमॉस्फेयर जाता है, और यहाँ पे देखिए रॉकेट पावर होता है ये इनिशियली, ठीक है। ये क्या होता है, इनिशियली जो है ये रॉकेट पावर्ड होता है हमारा बैलिस्टिक मिसाइल, तो ये हम याद रखेंगे। और बैलिस्टिक मिसाइल का पाथ कैसे होता है, इस तरीके से, ठीक है। और क्रूज मिसाइल हमारा सीधा जाके अटैक मार देता है। तो दोनों यहाँ पे स्वैप हुए थे, तो आंसर क्या आ गया हमारा? डी। नीदर 1 and 2 इज द आंसर। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग 59 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। 59 नंबर का क्वेश्चन है मर्क्यूरी पोल्यूशन। देखिए पोल्यूशन मैंने बताया था एनवायरनमेंट वाले मास्टर वीडियो सेशन में, पोल्यूशन अलग अलग पूछे जाएंगे। कभी ऑयल रिफाइनरी से पोल्यूशन पूछेंगे, कभी स्टबल बर्निंग से पोल्यूशन पूछेंगे। इस बारी मर्क्यूरी पोल्यूशन से रिलेटेड पूछ लिया। कहते हैं गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज द सोर्स ऑफ मर्क्यूरी पोल्यूशन इन द वर्ल्ड। देखिए कह रहा है कि सोर्स है, गोल्ड माइनिंग इज द, ऐसा नहीं बोला कि लार्जेस्ट सोर्स है या फिर लोवेस्ट जो क्वांटिटी में जो है यहाँ पे मर्क्यूरी पोल्यूशन इससे होता है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट कॉज मर्क्यूरी पोल्यूशन। यहाँ पे भी देखिए एक जनरल सी बात करिए कि हाँ भाई हो सकता है कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, पूरे वर्ल्ड में कितने थर्मल पावर प्लांट होंगे, कहीं ना कहीं मर्क्यूरी यूज़ हुआ होगा। 0.5% भी, अगर 0.1% भी यहाँ पे पोल्यूशन हुआ है तो हुआ ही है।
फिर देखिए थर्ड क्या है, देयर इज नो नॉन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मर्क्यूरी। ठीक है, यहाँ पे हम डाउट खा सकते हैं। ठीक है, हमें लगेगा कि नॉन सेफ लेवल, ऐसा तो हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ सेफ लेवल तो यहाँ पे होगी। ठीक है, WHO है, इतने वर्ल्ड लेवल पे इंस्टीट्यूशन है, किसी ना किसी ने तो यहाँ पे कुछ बना के रखा ही होगा, और ये सोच के हम इसे गलत मान लेते हैं। बट यहाँ पे हम फंस जाते हैं दोस्तों, क्योंकि जितना इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है उस हिसाब से ये स्टेटमेंट सही है कि अभी तक कोई सेफ लेवल यहाँ पे नहीं है, और ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, गोल्ड माइनिंग से रिलेटेड और कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड। तो आंसर क्या है यहाँ पे ओनली 2, सॉरी आंसर क्या है यहाँ पे ओनली 3। ठीक है, तीनों यहाँ पे जो हमारे सही है। ठीक है, ये लगता हमें गलत है बट यहाँ पे ये सही है। देखिए यहाँ पे जो हमारी जो लॉजिक यहाँ अगर हम लगाते तो ये फेल कर जाता है, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में आपके लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होंगे। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इजी कैटेगरी का मैं कहूँगा, ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड है और एप्लीकेशन पूछा है इसके। इट कैन बी कहाँ यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली एज अ फ्यूल फॉर आईसी इंजन, इट कैन बी ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस एंड यूज एज अ फ्यूल फॉर हीट और अ पावर, इट कैन बी यूज एज अ हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू रन व्हीकल्स। ठीक है, तो ये तीनों जगह पे यूज़ होगा ऐसे बोल रहा है। दिक्कत की बात यहाँ थी, अगर ये बोलता है कि इट कैनॉट बी यूज इन अ हाइड्रोजन फ्यूल सेल या फिर इट कैनॉट बी यूज इन अ इंटरनल कंबशन इंजन। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए तीनों में यूज़ होता है। ठीक है, जो हमारा ग्रीन हाइड्रोजन है, और यहाँ पे आंसर क्या है हमारा ऑल 3। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे अगर और हम देखेंगे, ओके, तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है ये थोड़ा देख लीजिए। तो ग्रीन हाइड्रोजन ये होता है जो कि ग्रीन सोर्सेज से हम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आंसर क्या है हमारा ऑल 3 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए मैपिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा मैप देख के समझेंगे। हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन कंट्रीज शेयर्स द लैंड बॉर्डर विथ यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन के साथ कौन कौन यहाँ पे लैंड बॉर्डर शेयर करता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आंसर है हमारा हंगरी एंड रोमानिया, बाकी ये सारे यहाँ पे गलत है। अभी हम देखते हैं यूक्रेन के साथ कौन कौन बॉर्डर शेयर करता है। तो ये देखिए दोस्तों मैंने टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर भी किया था 20 मई को। तो यहाँ पे देखिए 2 सी है, ब्लैक सी एंड सी ऑफ अजोव। ठीक है, ये बॉर्डर करते हैं यूक्रेन को। और यहाँ पे कंट्रीज़ देख लीजिए, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा, रशिया एंड बेलारूस। इसका निमोनिक यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कि मिस्टर पोलार्ड वाज सो हंगरी दैट ही वेंट टू रशिया टू ईट भेल। अब मिस्टर का मतलब क्या है, मोल्डोवा, रोमानिया। पोलार्ड का मतलब क्या है, पोलैंड। सो मतलब क्या है, स्लोवाकिया। हंगरी मतलब यहाँ पे हंगेरी। ठीक है, और स्लोवाकिया यहाँ पे स्लोवेनिया नहीं है, स्लोवाकिया है। उसके बाद क्या है, वेंट टू रशिया, तो रशिया का रशिया। और भेल का है यहाँ पे, भेल का मतलब है बेलारूस। ठीक है, तो ये देखिए ये मैप, और ये हमने यहाँ पे जो है निमोनिक बना दिया था। अगले साल आने एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम कि डायरेक्ट ये रिपीट हो जाए। ठीक है, बट अभी थोड़ा हमने पता कर लिया कि जो कंट्री बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, अब जैसे इजराइल पैलेस्तीन वॉर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, तो उसके आसपास वाले कंट्री हमें पता होने चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या है दोस्तों, हंगरी एंड रोमानिया। ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 62 अर्थ एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट यहाँ पे पूछा है। द टोटल अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड एट इक्वेटर इज रफली अबाउट 10 टाइम्स ऑफ दैट रिसीव एट द पोल। करेक्ट पूछा है तीनों चारों में से। ठीक है, 10 टाइम्स मैंने आपको बताया था, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। अगर ऐसा टाइम्स वाला देता है तो गलत होता है दोस्तों, और यहाँ पे भी एक गलत है। ये 5 टाइम्स जो है वो सही होता, और 10 टाइम्स गलत है। सेकेंड देखिए, इंफ्रा रेड रेज कंस्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ द इंसोलेशन। 2/3 ऑफ इंसोलेशन, देखिए इंफ्रा रेड नहीं है यहाँ पे, यूवी एंड विजिबल लाइट जो है इनका यहाँ पे 2/3 है। 2/3 यहाँ पे जो है यूवी एंड विजिबल लाइट का है, ना कि इंफ्रारेड का। डी यहाँ पे देखिए, इंफ्रारेड वेव्स आर द पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ सोलर रेडिएशन। तो नहीं दोस्तों, इंफ्रारेड वेव्स आर नॉट पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे बचा क्या है हमारा आंसर सी। तो ये सारे स्टेटमेंट, इनका करेक्ट वर्जन मैंने आपको बताया। अब करेक्ट वाला देखिए, इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली एब्जॉर्ब बाय वाटर वेपर दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द लोअर एटमोस्फियर। ये हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अब इंफ्रारेड वेव्स वाला ये जो 4th स्टेटमेंट है, नॉट अ पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। अब देखिए जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है ये हमारा 400 से 700 नैनोमीटर के पास होता है, बट जो इंफ्रारेड है ये इससे ज़्यादा का होता है, मोर देन 400 से 700। तो इस तरीके से हमने देखा जो भी तीनों गलत स्टेटमेंट थे उनका सही वर्जन। ओके, और यहाँ पे आंसर क्या था हमारा सी।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बहुत ईजी कैटेगरी का, मैं इसे कहूँगा बहुत बार PYQs में रिपीट हुआ है, ठीक है। अब कौन सा क्वेश्चन है भाई ऐसा तो ये देखिए, स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट 2 पहला ही पढ़ लीजिए इसमें कि सॉइल्स ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर रीच इन न्यूट्रिएंट। नो, दे आर नॉट रीच इन न्यूट्रिएंट। ये मास्टर वीडियो सेशन में हमने देखा था, ये मैंने पहले ही आपको बताया था। अगर आपने बाहर 23 प्रीलिम्स के लिए अगर आपने PPP लिया होता तो ये चीज़ मैंने वहाँ पे भी बताई थी, 24 में भी बता रहा हूँ, ठीक है, 22 में भी बताई थी। ओके, तो सॉइल्स इन, ये क्या करते हैं, सॉइल को जो है जिस न्यूट्रिएंट रिच होगी तो उसे नहीं है बोल देंगे, और नहीं है तो उसे है बोल देंगे। अब देखिए, ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाली सॉइल होती है दोस्तों, ये हमारी न्यूट्रिएंट डिफिसिट होती है। न्यूट्रिएंट डेफिसिट होती है क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से क्या होता है, लीचिंग हो जाती है, और लीचिंग से क्या होता है, स्लो रीजनरेशन यहाँ पे होता है, स्लो रीजनरेशन यहाँ पे होता है। तो ये हमारा गलत हो गया, और जैसे ये गलत हो गया आंसर क्या आ गया, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए, हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर की वजह से जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसका जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है ये डिकम्पोज हो जाता है क्विकली क्यों? ड्यू टू अबंडेंस ऑफ डिकम्पोजर्स। तो ये दोनों स्टेटमेंट आप ज़रूर याद रखें। यहाँ पे आंसर क्या है हमारा, आंसर बनेगा यहाँ पे हमारा डी इज द आंसर। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सेकेंड इज करेक्ट। उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग, थोड़ा ज्योग्राफी स्पेसिफिक क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है कि टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर देन इन विंटर। अब यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि ये स्वैप होगा, बट स्वैप नहीं है दोस्तों, यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ द लैंड। क्या कह रहा है, स्पेसिफिक हीट जो है वाटर की वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू लैंड। अब देखिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर क्या होती है, ठीक है, तो ये क्या होता है, इट इज़ द हीट, ये एक हीट होती है विच इज़ नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। देखिए, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर हमें 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो इसके लिए जो हीट चाहिए वो क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। वो क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। और ये क्या कह रहा है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ द लैंड सरफेस। ये देखिए, ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, बट यहाँ पे डाउट है कि ए और बी में से कौन सा जो है आंसर UPSC मानेगी, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, स्टेटमेंट दोनों सही है, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं ये चीज़ UPSC क्लैरिफाई करेगी। बट अकॉर्डिंग टू जितने रिसोर्सेज मैंने देखे यहाँ पे ए आंसर जो है करेक्ट बताया जा रहा है। तो ये भी थोड़ा डाउटफुल है, स्टेटमेंट में हमारे डाउट नहीं है, बट ये ए और बी में थोड़ा कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। ओके, और ये स्टेटमेंट डायरेक्ट रट लीजिए कि टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड ओशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर देन इन विंटर, ये सही है। आगे देखते हैं, अर्थक्वेक वेव से रिलेटेड क्वेश्चन है, डायरेक्टली NCERT बेस्ड क्वेश्चन में इसे कहूँगा। कहता है इन अ सीज्मोग्राफ P waves आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन S waves। क्या कह रहा है, सेस्मोग्राफ पे P waves अर्लियर रिकॉर्ड हो जाती है देन S waves। इन P waves इंडिविजुअल पार्टिकल वाइब्रेट टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन, वेयर एज इन S waves द पार्टिकल वाइब्रेट अप एंड डाउन एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। अभी यहाँ पे लग सकता है आपको कि यहाँ पे स्वैप हुआ होगा, बट नहीं दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये डायरेक्टली हमारे NCERT से आया है, और हमने P वेव्स और S वेव के बारे में देखा था। P वेव्स देखिए दोस्तों, ये पैरेलली मूव करती है, और S वेव देखिए ये परपेंडिकुलरली मूव करती है, और परपेंडिकुलर का यहाँ पे हमें प्रूफ भी मिल गया, राइट एंगल। तो ये स्टेटमेंट सही है। और P वेव्स रिकॉर्डेड अर्लियर, देखिए P वेव्स रिकॉर्डेड अर्लियर ये भी सही है, क्योंकि P वेव्स देखिए सॉलिड, लिक्विड, गैस इन तीनों से ट्रैवल करती है, और S वेव देखिए ओनली सॉलिड से हमारी पास करती है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आप अभी अगले एग्जाम्स के लिए याद रखेंगे, और जो अर्थक्वेक वेव्स वाला टॉपिक जब भी आएगा NCERT में उसे हम अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, बहुत इजी कैटेगरी का क्वेश्चन मैं कहूँगा, जैसे हमने वो सम वाले लॉजिक से 2 क्वेश्चन देखे थे, वैसे ही ये नन वाला लॉजिक है कि कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। कहता है नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर, गलत। नन ऑफ देम इज सेटअप इन वाटर स्ट्रेस एरिया, गलत। नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन, गलत, ठीक है। प्राइवेटली ओन में देखिए टाटा पावर के थर्मल पावर प्लांट है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। वाटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे गुजरात के कुछ डिस्ट्रिक्ट में है। सी वाटर देखिए यहाँ पे कोस्टल गुजरात में जो है यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट है, तो तीनों यहाँ पे गलत है। आंसर है हमारा नन। इसमें ज़्यादा PhD या फिर ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं कि अभी हम सारे थर्मल पावर प्लांट के नाम याद रखेंगे, नहीं। ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनर चाहता है। देखिए 3 क्वेश्चन थे, सम वाले ऊपर 2 क्वेश्चन और ये हमारा नन के ऊपर 1, तो 3 क्वेश्चन है। 6 मार्क्स हमें फ्री में दे गया एग्जामिनर। अगर आपने PYQs देख रखे हो ना, ये कंसेप्ट बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होता है आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे
67 नंबर का क्वेश्चन है, वोल्बाचिया मेथड, ठीक है, वोल्बाचिया मेथड इज समटाइम टॉक अबाउट विथ रेफरेंस टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। वोल्बाचिया मेथड से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए ये मेथड न्यूज़ में थी दोस्तों। यहाँ पे जो है एक बैक्टीरिया होता है वोल्बाचिया, ठीक है, वोल्बाचिया, इसको इंट्रोड्यूस करा जाता है। कहाँ पर इंट्रोड्यूस करा जाता है? मॉस्किटो के अंदर। कौन सा मॉस्किटो? एडिस इजिप्टी जो मॉस्किटो है, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, जो एग लेइंग कैपेसिटी है इस मॉस्किटो की, ये फेल हो जाती है और इससे जो है इनका ब्रीडिंग कम हो जाता है, और इनका ब्रीडिंग अगर कम हो गया तो इनका डिसीज़ जो है ऑकरेंस ये भी कम हो जाएगा ह्यूमंस में। तो याद रखिए वोल्बाचिया बैक्टीरिया यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो अभी हमने देखा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आएगा दोस्तों ए, इट कंट्रोलिंग द वायरल डिसीजेज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कन्वर्टिंग क्रॉप रेसिड्यूज इनटू पैकिंग मटेरियल, नो। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, नहीं। बायोचार फ्रॉम थर्मोकेमिकल कन्वर्जन ऑफ बायोमास, ये भी नहीं है। तो वोल्बाचिया मेथड क्या है? तो ये वायरल डिसीजेज जो है मॉस्किटो के द्वारा फैलने वाले, इसे कंट्रोल करने के लिए, इतना हमें इस क्वेश्चन में याद रखना है। और ये थीम याद रखिए, वायरस, वायरल डिसीज, ऐसी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 68, ठीक है, 68। यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारे जो मास्टर वीडियो टेक्निक जो है वो लग सकती है। कह रहा है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड कार्बन कैप्चर के बारे में पूछ रहा है, कार्बन कैप्चर एंड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के बारे में पूछ रहा है। 68 नंबर है। कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटी, स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बेसॉल्ट रॉक ऑन फार्मलैंड एक्सटेंसिवली। क्या कह रहा है? स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बेसॉल्ट रॉक ऑन फार्मलैंड एक्सटेंसिवली। सेकेंड देखिए, इंक्रीजिंग द अल्कलिनिटी ऑफ द ओशन बाय एडिंग लाइम, ठीक है, एंड कैप्चरिंग CO2 रिलीज बाय वेरियस इंडस्ट्री एंड पंपिंग इनटू अबंडेंट सब टेरेन माइंस इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेटेड वाटर। ये स्टेटमेंट देखिए दोस्तों डायरेक्टली CSE 2017 से यहाँ पे आया है, ठीक है। अब देखिए कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड कार्बन कैप्चर बहुत वाइडर टर्म में है, और यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पे क्या कह रहा है कि फाइनली ग्राउंड बेसॉल्ट रॉक ऑन द फार्मलैंड एक्सटेंसिवली, ठीक है। ये हमें यहाँ पे जो है फार्मलैंड के ऊपर जो है पोर करना है। इससे क्या होगा दोस्तों? इससे एब्जॉर्ब होगा CO2 फ्रॉम द एयर। तो सही बात है, कार्बन कैप्चर हो गया। इंक्रीजिंग द अल्कलिनिटी ऑफ ओशन बाय एडिंग लाइम, इससे क्या होगा दोस्तों? लाइम अगर ऐड कर देंगे तो इससे क्या होगा? CO2 जो है इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, तो इससे भी जो है हमारा कार्बन कैप्चर हो गया। और थर्ड स्टेटमेंट तो हमारा डायरेक्टली PYQ से है कि CO2 जो है उसे कैप्चर करके हमें सब टेरेनियन माइंस में रखना है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा हमारा ऑल 3 इज करेक्ट। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? ऑल 3 इज करेक्ट, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो अगला क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे देखिए सिंपल प्लेन हमें फिलोसॉफी रखनी थी। तीनों स्टेटमेंट जो है इसे सही मान लेना है, क्योंकि ये यहाँ पे हम एक्सक्लूजन वाला जो एस्पेक्ट है नहीं सोच सकते। अगला देखते हैं, 69 नंबर का क्वेश्चन है। एरियल मेटाजेनोमिक बेस्ट रेफर टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। एरियल मेटाजेनोमिक्स, जो इटिमोलॉजी वाला कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, देखिए एरियल, और इसमें आप एयर, एरियल ऐसा कुछ ढूंढिए, तो यहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन है जहाँ पे एयर देखने को मिलेगा, वो है ए, कलेक्टिंग द DNA सैंपल्स फ्रॉम एयर इन द हैबिटेट एट वन गो। देखिए इटिमोलॉजी वाला अगर टेक्निक हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, देखिए एग्जाम प्रेशर में नहीं होता है, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में आप वो चीज़ अप्लाई कर दोगे, बट यहाँ पे एक वे ऑफ थॉट मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप यहाँ पे सीखिए, ठीक है। अब एरियल मेटाजेनोमिक्स मतलब होता क्या है? तो ये क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सैंपल करा जाता है, सैम्पलिंग द एयर इन पर्टिकुलर एनवायरमेंट टू कैप्चर द जेनेटिक मटेरियल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अगर यहाँ पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो इनकी जो एयर है इसको कैप्चर करके हम जो है इसके जीनोमिक्स की स्टडी करते हैं, कि उसके आसपास की एयर को जो है हम कैप्चर करते हैं, जो कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ठीक है, इनके जेनेटिक मटेरियल को स्टडी करने के लिए। यह है एरियल मेटाजेनोमिक्स। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया हमारा? ए, कलेक्टिंग DNA सैंपल फ्रॉम एयर इन हैबिटेट एट वन गो, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक मेकअप ऑफ एवियन स्पीशीज, नो। यूजिंग द एयरबॉर्न डिवाइसेस टू कलेक्ट द ब्लड सैंपल फ्रॉम द मूविंग एनिमल, नो। सेंडिंग ड्रोन्स टू इनएक्सेसिबल एरियाज टू कलेक्ट द प्लांट एंड एनिमल सैंपल फ्रॉम द लैंड सर्फेस एंड वाटर बॉडीज। देखिए दोस्तों ऐसा ही कुछ ड्रोन टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन CSE 2020 में भी हमें पूछा था, जहाँ पे वो वेल की स्प्राउटिंग जो होती है उससे जो है DNA सैंपल एक्सट्रैक्ट करना। तो ये क्वेश्चन हम तब देखेंगे 2020 में, बट इसका लिंकेज हमें 2020 के क्वेश्चन से देखने को मिल जाता है, इस वाले ऑप्शन का मैं कह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, माइक्रो सैटेलाइट DNA के बारे में क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? माइक्रो सैटेलाइट DNA के बारे में। अब देखिए DNA यहाँ पे माइक्रो सैटेलाइट और मैक्रो सैटेलाइट, इसके माइक्रो एंड मैक्रो ऐसे दो पार्ट होते हैं, ठीक है। थोड़ा कोर बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। अब DNA की बात हो रही है, यहाँ पे देखिए स्टिमुलेटिंग द स्टेम सेल्स, क्लोनल प्रोपगेशन, ये देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वाली बात है, ठीक है।
असेसिंग द इफिकसी ऑफ ड्रग बाय कंडक्टिंग द सीरीज ऑफ ड्रग ट्रायल इन द पॉपुलेशन। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मैं ये हटा देता। अब देखिए मेरा साइंस बैकग्राउंड है और जिनका भी साइंस बैकग्राउंड होगा उसको ये क्वेश्चन ईजी जाएगा। ठीक है, बट जो ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं उनके लिए थोड़ा टफ जा सकता है, तो कोई टेंशन नहीं लेना। अभी देखते इसे कि माइक्रो सैटेलाइट डीएनए क्या है। देखिए ये जेनेटिक मार्कर होता है जो कि हेल्प करता है। क्या होता है? जेनेटिक मार्कर। मार्कर यानी जो चीज़ हमें मार्क करके बताता है, टू हेल्प इन स्टडिंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमॉन्ग द वेरियस स्पीशीज ऑफ फौना। क्या स्टडी करना है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमॉन्ग वेरियस स्पीशीज ऑफ फौना। तो इनकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हमें स्टडी करना है। बी ऑप्शन क्या है? इट स्टिमुलेटिंग द स्टेम सेल्स टू ट्रांसफॉर्म इनटू। स्टेम सेल क्या होते हैं? तो देखिए दोस्तों, ये रीजनरेटिव मेडिसिन बनाने के लिए काम होती है स्टेम सेल्स। ठीक है, ये जो है इनमें एक कैपेसिटी होती है टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी क्या है? कैपेसिटी टू रीजनरेट देम सेल्फ। ठीक है, तो ये कैपेसिटी है स्टेम सेल। स्टेम सेल के ऊपर मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, थेराप्यूटिक क्लोनिंग, थेराप्यूटिक स्टेम सेल से रिलेटेड। क्लोनल प्रोपोगेशन क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए, अगर ये प्लांट है तो उसका लीफ ले लिया जाएगा। ठीक है, और उससे जो है क्लोनिंग करके जो है हम यहाँ पे नए प्लांट्स बना देंगे। तो ये होता है क्लोनल प्रोपोगेशन। और ड्रग ट्रायल्स की इफिकेसी यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन हमने यहाँ पे देख लिए। आंसर है हमारा ए। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।